Hello student, welcome to my channel and today we will study class 9th history book. So let's start. स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में क्या पढ़े थे कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 18th सेंचुरी में कैसी थी, और इस वीडियोस में हम क्या पढ़ेंगे, जो ये टॉपिक है 1.3 अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेजेस एन एंड टू प्रिविलेज। तो हम ये टॉपिक क्या करेंगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Student, a growing middle class invises an end to privilege। ये जो वर्ड है इन्वेजेस, इसका मतलब क्या होता है? इमेजिन करना इसका मतलब होता है विचार करना, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कि इमेजिन। तो क्या बोला है कि अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, उभरता हुआ मिडिल क्लास, मतलब जो मिडिल क्लास जो था वो बढ़ रहा था, उसने क्या किया, एक इमेजिनेशन किया एन इंड टू प्रिविलेज, मतलब जो विशेषाधिकार मिले थे, जो प्रिविलेजेस मिले थे नोबेलिटी एंड क्लर्जी को, उनको उनका एंड होने का उन्होंने क्या किया, ड्रीम देखा, मतलब कि इमेजिन किया, नॉट अ ड्रीम, इमेजिनेशन की कि हाँ इन प्रिविलेजेस को ख़त्म करना होगा। लेट्स आगे पढ़ते हैं। आप इन्वेस्टमेंट्स जान लीजिएगा क्या होगा। इसका मीनिंग होता है इमेजिन करना, ठीक है। चलिए अब आप आगे पढ़ते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन द पास्ट peasant and worker had participated in revolts against increasing tax and food scarcity। अब यहाँ पे जो पीजेंट्स मीन्स, तो मैंने बताया था आप लोग को कि पीजेंट्स मीन्स क्या होता है, किसान होता है। एंड जो टैक्स तो आपको पता ही है। इस स्कैसिटी जो होता है, मतलब कि किसी चीज़ का मतलब कमी हो जाना, उसको बोलते हैं बहुत दुर्लभ हो जाता है कोई चीज़ मिलना, उसे हम किसी चीज़ का उसे हम बोलते हैं स्कैरसिटी, ठीक है। अब आगे जिसका मीनिंग पहले पढ़ लेते हैं, फिर मीनिंग जानेंगे। बट दे लैक द मीन एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल measure that would bring about a change in the social and economic order. This war left those groups within the third estate who had become prosperous and had access to the education and new ideas. Prosperous means समृद्ध होता है, मतलब जो आगे बढ़ते हैं उन्हें prosperous कहते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड है आप देख रहे हो prosperous, इसका मतलब ये होता है। तो अब इसको हम समझते हैं कि क्या कह रहा है। जो थर्ड स्टेट में मिडिल क्लास था, मतलब थर्ड स्टेट में भी मिडिल क्लास था, वो अब आगे बढ़ रहा था, और वो अब जो प्रिविलेज मिली थी बाकी स्टेट्स को, क्लर्जी चर्च के लोगों को, उसको ख़त्म करने की सोच रहा था, ठीक है। पहले भी टैक्स एंड सूखा पड़ने के कारण या पढ़ने से पीजेंट एंड जो वर्कर्स जो काम करते थे, वो क्या करते थे कि प्रोटेस्ट तो कर ही रहे थे, प्रोटेस्ट मतलब कि कर ही रहे थे, ठीक है। बट वे इतने एजुकेटेड या वेल्दी नहीं थे कि वे इस जो नोबेलिटी एंड चर्च को जो मिले प्रिविलेज थे उसको ख़त्म कर सके या एक इम्पैक्ट डाल सके सोसाइटी पे, मतलब कह सकते हैं कि सोसाइटी को बदल सके। मतलब इतना, मतलब वो एजुकेटेड नहीं थे या फिर इतने वो मतलब कि वो इतने मतलब सक्षम नहीं थे कि इतने, मतलब कि वो लोगों को ये कह सके कि मतलब लोगों को समझा सके या चीज़ों को बदल सके। तो ये जो प्रिविलेज मिली थी वो उसे बदलने में इतने सक्षम तो नहीं थे। तो इसकी जो जिम्मेदारी थी, मतलब कि जो ये प्रिविलेजेस मिली थी, तो उसकी जो जिम्मेदारी था, इसको ख़त्म करने का जो जिम्मेदारी था वो किसने उठाया? तो वो जो थर्ड स्टेट के वे लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे या फिर प्रॉस्परस थे या फिर एजुकेटेड थे, मतलब कह सकते हैं कि जो रिच थे, उनके पास न्यू आइडिया थे ताकि वो चेंजिंग ला सके सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है, ओके। देख रहे हो यहाँ पे बोला कि इन द पास्ट पीजेंट वर्कर पार्टिसिपेटेड रिवॉल्व्स मतलब कि जो विद्रोह होता है, जो झगड़े, मतलब जो भी प्रोटेस्ट था उसमें रिवॉल्ट, यहाँ पर आप वर्ड देख रहे हो, इसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट तो करा।
बट ये उतना इम्पैक्ट सोसाइटी पे नहीं डाल पाए या फिर उन प्रिविलेजेस को नहीं बदल पाए, तो इसकी जिम्मेदारी थर्ड स्टेट के उस मिडिल क्लास ने उठाई जिसके पास नॉलेज भी था एंड वो रिच भी थे, समृद्ध भी थे, मैंने मतलब कि वो प्रॉस्परस भी थे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, द 18th century witnessed the emergence of social group, okay, termed the middle class, who entered their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacturing of goods such as a rich member of society. In addition to merchant and manufacturer, the third estate include professions such as a lawyer, administration official. All these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, a person's special position must be depend on his merit. These ideas envisaging a society based on freedom and equal law and opportunity for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि 18th सेंचुरी में एक न्यू ग्रुप बना जिसे मिडिल क्लास कहा गया, जो कि एजुकेटेड एंड वेल्दी थे और उनके वेल्दी होने का वजह थी सी ट्रेड, मतलब समुद्री ट्रेड थे, या फिर जो मैन्युफैक्चर करना था गुड्स को, मतलब कि कोई सामान बनाना, सी के थ्रू ट्रेड करना, मतलब यहाँ मतलब कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या एक जगह से दूसरी जगह में सी के थ्रू ट्रेड करते थे। तो ये इनका रीज़न था थोड़ा रिच या वेल्दी होने का। और वो जैसे कि मैन्युफैक्चर्स भी करते थे, क्या क्या मैन्युफैक्चर करते थे, जैसे कि वो मैन्युफैक्चर भी करते थे, सामान भी बनाते थे, बट क्या वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल, जो वुलन की चीज़ें थी या सिल्क की जो चीज़ें थी उसका भी मैन्युफैक्चर करते थे। तो ये सब चीज़ें जब वो बनाते थे तो सोसाइटी के जो रिच लोग थे वो इसे खरीदते भी थे। इसके अलावा थर्ड स्टेट जो था सिर्फ रिच होने का वजह सिर्फ मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर ही नहीं थे, बल्कि प्रोफेशनल लोग भी, जैसे कि लॉयर, देखो यहाँ पे मतलब कि कुछ ऐसे भी लोग थे, मतलब सिर्फ यहाँ या तो सी ट्रेड या फिर मैन्युफैक्चर पे ही वो लोग डिपेंड नहीं थे। ठीक है, उनके पास और भी बहुत से चीज़ें थे, लाइक वो मर्चेंट्स थे, सॉरी नॉट मर्चेंट्स, मतलब कि सिर्फ वो मर्चेंट्स, मतलब कि मर्चेंट्स में जो सी के ट्रेड करते हैं ना उन्हें इस मर्चेंट्स बोलते हैं। तो सिर्फ उनका यही नहीं काम था, उनके पास और भी चीज़ों में ये शामिल थे, जैसे कि प्रोफेशनल सच एज लॉयर। प्रोफेशनल मतलब उनके कुछ प्रोफेशनल जो होते हैं ना, कि उसमें लॉयर भी थे कुछ, जो थर्ड स्टेट में जो नया नया ग्रुप बना था, तो वो ग्रुप क्या था जिसमें लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, मतलब जिस गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे वो भी, मतलब उस स्टेट के, तो वो भी कारण था उनका रिच होने का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और ये सब पढ़े लिखे थे और इनकी सोच थी कि कोई भी सोसाइटी जन्म से उनको प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, मतलब कि ऐसी कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए जिसे जो बर्न बाय बर्न की वो, मतलब इस फैमिली से बर्न हुआ है तो वो बहुत बड़ा है या फिर उसको बहुत से छूट मिलेंगी, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये सोसाइटी के लोग ऐसा सोचते थे कि किसी को प्रिविलेज या किसी को कोई भी अधिकार उसके बर्थ के हिसाब से नहीं मिल सकता, बट किस चीज़ के हिसाब से मिलना चाहिए, बल्कि उसकी समाज में जो पोजीशन है, योग्यता है, उसके हिसाब से प्रिविलेज मिलनी चाहिए। मतलब कि वो मतलब वो जो बर्न हुआ तो वो किस फैमिली से था ये उसका नहीं होना चाहिए कि नहीं इससे वो बड़े फैमिली में बर्थ हुआ है तो उसको जितने भी अब अच्छे अच्छे अधिकार हैं वो मिले, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को प्रिविलेजेस तब मिलने चाहिए उसकी पोजीशन, उसकी मेरिट की वजह से उसको प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए, ना कि बाय बॉर्न मिलना चाहिए। ये भी इन लोगों की थिंकिंग थी। जो दो फिलोसफर्स थे, जॉन लोको एंड रूशो, मतलब आप देख रहे हो ना, दो फिलोसफर्स थे। अब फिलोसफर का मतलब क्या होता है पहले हम ये बताते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे देख रहे हो कि
जो फिलोसफर्स थे, तो ये फिलोसफर का जो नए नए आइडियाज़ को देते हैं, जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालता है, ऐसे आइडियाज़ देंगे जो इंसान के मेंटालिटी को चेंज करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, फिलोसफर। मतलब कि ऐसे ऐसे आइडियाज़ देंगे जो आपकी जेन्युइन चीज़ों से रिलेट करेगा कि हाँ हाँ ऐसी चीज़ें हैं तो इसको ऐसे हैंडल करना है, तो उन्हें क्या कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं। ये इनको मतलब इसका मीनिंग जान लें, जो न्यू आइडियाज़ को देता है, ठीक है। इंग्लिश में भी जान लें कि अ पर्सन हु हैज़ डेवलप एज a person who has developed a set of ideas and belief about the meaning of life, थिंकर कह सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो फिलोसोफर थे, इन्होंने सोसाइटी में ये आइडिया स्प्रेड किया कि एक सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ अपॉर्चुनिटी या फिर फ्रीडम हो एंड इक्वल लॉ हो, सबको अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब सबके लिए एक ही लॉ एंड अपॉर्चुनिटी हो। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एक तो ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे सबको अपने मन से रहने का मतलब कि फ्रीडम हो, आज़ादी हो, एंड उन्हें इक्वल लॉ, मतलब कि सबके लिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेज के लिए या फिर सबके लिए इक्वल लॉ होना चाहिए, मतलब सब एक ही लॉ को फॉलो करें एंड सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी भी हो। सो ऐसी फिलॉसफी इन लोगों ने दी थी सोसाइटी में, ठीक है। तो इन्होंने ऐसी ही दी कि मतलब सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब इक्वल इक्वल होने चाहिए सब लोग, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये एक बुक है जिसे पहले हम पढ़ लेते हैं, पहले आप इस जान लो कि जो जॉन लोको एंड रूशो जो थे, ये दो फिलोसफर्स थे। इन्होंने सोसाइटी में ये आइडियाज़ स्प्रेड किए कि लोगों को इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड लॉ होना चाहिए। ये चीज़ों को इन लोगों ने सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराया। फिर हमने क्या पढ़ा कि ये जो मिडिल क्लास था, जिसने सपना देखा प्रिविलेजेस को एंड करने का, ठीक है, ये उन्होंने इमेजिन किया कि अब जो प्रिविलेजेस मिली है नोबेलिटी एंड चर्च को, वो क्या है, ख़त्म करना है। किसने देखा, जो थर्ड स्टेट के जो उभरता हुआ मिडिल क्लास था, मतलब जो रिच था और ज़्यादा एजुकेटेड था, उसने ये इमेजिन किया कि सबको इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिडिल क्लास था वो भी क्या हो रहा था, ग्रो हो रहा था। तो ये मिडिल क्लास, जो थर्ड स्टेट में मिडिल क्लास आ रहे थे, जो कि अब एजुकेटेड हो रहे थे, बाकी आगे बढ़ रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने इमेजिन किया कि अब सबको इक्वल होना चाहिए, क्यों सिर्फ हमें टैक्स पे करें, नोबेलिटी एंड चर्च वाले क्यों नहीं करें। तो ये चीज़ें थी। अब आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है, देखिए, in two territories of government, Lucas sought to refute the doctrine of the divine and absolute right. यहाँ पे कह रहा है ना, ये देखो, जो डॉक्ट्रीन का मतलब जान लो पहले क्या होता है। जो ये डॉक्ट्रीन लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। डॉक्ट्रीन मीन्स थ्योरी कह सकते हैं कि इसने थ्योरी दी, या फिर एक बुक है जिसमें उसने कई चीज़ें बहुत सी बातें लिखी, उसे भी डॉक्ट्रीन कहते हैं। मतलब कि हाँ, ये इनकी डॉक्ट्रीन है, मतलब इन्होंने इसमें कुछ लिखा है, तो इस बुक को हम एक तरह से डॉक्ट्रीन कहेंगे, या फिर डॉक्ट्रीन का मतलब भी थ्योरी होता है। डिवाइन मीन्स क्या होता है, यहाँ जो ये वर्ड है डिवाइन, तो जो डिवाइन का मतलब होता है ना, मतलब कि नहीं, जैसे कि कहते हैं ना कि ये ब्रह्मा का लेख है, नहीं, डिवाइन का मतलब कि जो मतलब राजा ही भगवान है। तो ये यहाँ मतलब डिवाइन का मतलब तो दैवी या पवित्र होता है, पवित्र इसका मतलब होता है हॉली। बट यहाँ पे डिवाइन का मतलब कि राजा खुद को भगवान समझने लगे, तो इसने इस चीज़ को रेफ्यूज़ किया, ठीक है। एब्सोल्यूट राइट, निरंकुश, जो मतलब कि निरंकुश मतलब फैमिली मतलब जो उसको मन है वो करे, वो खुद को भगवान माने, इसको जो मन करना है करे, राजा को। तो इस बुक में क्या है, पहले हम ये जानते हैं, ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं, ओके। सो in these two territories of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarchy, ठीक है, पढ़ते हैं। यहाँ जो कह रहा है कि जो जो टू टेरिटरीज ऑफ जो बुक है,
इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था जॉन लॉको ने। इनका कहने का मतलब था कि जो किंग है फ्रांस का, उसका जो डिवाइन मतलब वो खुद को भगवान समझ रहा है और वो लगातार लोगों पे अत्याचार करे जा रहा है या फिर उसके अधिकार को गलत ठहरा रहा है, मतलब कि कंटिन्यूसली एक किंग का ऐसा किसी एक ग्रुप को टॉर्चर करना या फिर उस पे इतना बर्डन डालना, ये उन्होंने गलत बताया। ऊपर से इन्होंने ये भी कहा कि वो खुद को भगवान ना माने, ये भी चीज़ें थी। तो इस चीज़ को जॉन लोको ने इस बुक में ये थ्योरी दिया कि ये गलत है, मोनार्ची जो है वो गलत है, मोनार्की की जो एब्सोल्यूट राइट है, मतलब कि डिवाइन जो पावर है वो नहीं होना चाहिए। राजा को पीपल्स के हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या बताया कि जो ये निरंकुश अधिकार को गलत ठहराया था, किसने? जॉन लुको ने, क्योंकि ये बुक उन्होंने लिखी थी और इन्होंने इसमें ये सारी बातें भी लिखी थी। सो अब आगे पढ़ते हैं। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, proposing a form of government based on social contract between people and their representative, ठीक है। तो रूसो ने भी इन आइडियाज़ को फॉलो करते हुए क्या बताया, तो रूसो ने इसी आइडिया या फिलॉसफी को साथ आगे बढ़ते हुए ये फिलॉसफी दी कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ की गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ की गवर्नमेंट ऐसी हो जहाँ के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुने एंड उनका रिप्रेजेंटेटिव उनके हित के लिए काम करे। लाइक पीपल्स जो है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव, वो उनकी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाए और गवर्नमेंट उन बातों को सुनकर उनके हित में काम करे और उनके रिप्रेजेंटेटिव भी जो उन पीपल्स के हित में काम करे, मतलब उनके लिए काम करे, उनके अच्छे के लिए काम करे। यहाँ पे द स्पिरिट ऑफ द लॉ, मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट between the legislative, the executive, and the judiciary. This model of government was put in the force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. Our American Constitution and its grant of individual right was an important example for political thinker in France. यहाँ पे क्या कह रहा है? क्या रहा है कि पहले तो जो ये रूसो थे इन्होंने ये कहा कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसका रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, मतलब जहाँ रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव जाके रूल करे। तो ये तो रूसो ने कहा। बट ये जो मॉन्टेस्क्यू है, इन्होंने एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉ, इसमें ये था कि इन्होंने ये बताया कि जो गवर्नमेंट है उसके जो गवर्नमेंट है उसको ना तीन, मतलब उसका जो पावर है उसको डिवाइड कर देना चाहिए, उसका डिवीज़न कर देना चाहिए पावर का, मतलब अलग अलग जगहों पे उसके पावर को डिवाइड कर देना चाहिए। किस किस में? तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। तो गवर्नमेंट के पावर को ऐसे कर दिया जाए। तो लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव क्या होता है? तो जैसे हमारे जो पार्लियामेंट्स हैं या फिर जो हमारे लोकसभा, विधानसभा, ये सब सारी है, तो ये क्या लेजिस्लेटिव है। एग्जीक्यूटिव मीन्स जो हमारी लॉ एंड रूल्स को जो इन्फोर्स में लाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। लाइक पुलिस या फिर जुडिशरी, जो कोर्ट्स हैं वो जुडिशरी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि इनमें इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट का पावर है उनको इन 3 पावर्स में डिवीज़न कर देना चाहिए, ठीक है। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, इस टाइप की मॉडल की गवर्नमेंट सबसे पहले कहाँ आई? तो अमेरिका में, जब उसके 13 कॉलोनियाँ, जो उसकी जो 13 कॉलोनीज़ थी जो ब्रिटेन के अंडर में थी, जब वो आज़ाद हो गई, जब उनको इंडिपेंडेंस मिल गया, तब ये वाली ये जो टाइप की गवर्नमेंट थी ये सबसे पहले कहाँ आई? तो यूएसए में आई। तो जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन था, तो पहले तो आप ये जान लो कि जो ये लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी जो सिस्टम था, इसको इंट्रोड्यूस कराने वाला कौन था? तो मॉन्टेस्क्यू था। और ऐसी गवर्नमेंट कहाँ फॉर्म हुई? तो अमेरिका में, यूएसए में, जब यूएसए की 13 कॉलोनी इंडिपेंडेंट हुई ब्रिटेन के रूल से, तब
जो अमेरिका था उसका कॉन्स्टिट्यूशन था, और जो वहाँ के लोगों को ये इंडिविजुअली राइट, मतलब इंडिविजुअल मीन्स एक अकेले व्यक्ति को इंडिविजुअल कहते हैं, तो जो इंडिविजुअली राइट की गारंटी मिली थी, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन एक जानते हैं कि उसमें लिखा होता है कि ये चीज़ें होंगी, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो उनको राइट की गारंटी देता था, इससे क्या हुआ, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था फ्रांस की पॉलिटिकली थिंकिंग बदलने का। मतलब फ्रांस के लोगों को या फिर फ्रांस के पॉलिटिकली जो सोचने वाले लोग थे उनमें बहुत कि हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, हमें भी गारंटी होनी चाहिए, हमारे यहाँ भी इंडिविजुअल्स राइट होनी चाहिए। तो यूएसए से इन लोगों ने ये चीज़ें भी बहुत इस चीज़ों ने यूएसए की इन चीज़ों ने फ्रांस के लोगों को सोचने के तरीके पे इम्पैक्ट डाला। ठीक है, आगे देखते हैं। द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर वेयर डिस्कस इंटेंसिवली इन सलून एंड कॉफ़ी हाउस। मतलब जो ये आइडियाज़ थे कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए लाइक जुडिशरी एग्जीक्यूटिव वाली, या फिर फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इन फिलोसफर्स की जो बातें होती थी या फिर जो भी ये आइडियाज़ इनको डिस्कस किया जाता था कहाँ, सलून में, कॉफ़ी हाउसेस में, एंड स्प्रेड अमॉन्ग पीपल थ्रू बुक एंड न्यूज़पेपर। और लोगों के बीच कैसे फैलाया जाता था, तो पेपर और न्यूज़पेपर थ्रू या बुक्स के थ्रू लोगों के पास ये सारी न्यूज़ेस पहुंचाई जाती हैं। देयर वेयर frequently read aloud in a group of the penitents who could not read and write। उन लोगों को तेज़ तेज़ पढ़ के भी सुनाया जाता था जो कि अनपढ़ थे या फिर वो पढ़ने देख नहीं सकते थे, या फिर जो भी रीज़न हो, तो उनको भी इनको पढ़ के सुनाया जाता था। The news that Louis XVI planned to impose for the tax to be able to meet the expense of the state granted anger and protest against the system of privilege। मतलब यहाँ पे कह रहा है ना कि लुई 16 जो था उसने क्या बनाया था कि अब हम टैक्स जो है वो बर्डन उसके ऊपर डालने वाला है, और लोगों को न्यूज़पेपर के थ्रू ये बातें पता चली तो वो कुछ ज़्यादा ही एंगर हो गए, और यही एंगर हुआ, और इस अगेंस्ट उन लोगों ने क्या किया, अब शुरू कर दिया, जो वहाँ के थर्ड स्टेट थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट करना। कुछ ऐसे नोबेलिटीज़ भी थे जो इन लोगों का साथ दे रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि सब वही थे, कुछ चर्च के भी थे जो इन जो ये स्टेट वाला जो था सिस्टम उससे नहीं खुश थे, और जो कुछ नोबेलिटीज़ भी थे वो भी नहीं थे। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी, और बट यही रीज़न्स थे कि लोगों को इतनी परेशानियां थी। एंड देन लुई 16 क्या कर रहा था कि वो टैक्स का बर्डन जो बढ़ाने वाला था। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल हम क्या पढ़ेंगे, तो द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड कल आप ज़रूर मेरी वीडियोज़ को देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।